हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल 2021-22 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम सीएचएसएल एग्जाम और एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है जियोग्राफी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारा, ती पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा। तो देखिए, एक नया नाम हमको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। वैसे तो हम पढ़ते हैं जो हमारे फेमस माउंटेन्स हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन एक नए प्रकार का आपको पर्वत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एज इट इज क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। तो ती पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है नागालैंड में। तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है नागालैंड, और वहीं का ये एक माउंटेन है ती पर्वत, जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। यानी आपसे बात की जा रही है उस संविधान संशोधन की जिसमें पंचायती राज संस्थाएं थी, जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और फिर उन्हें एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये था हमारा 73 नंबर का संविधान संशोधन, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और वैसे पंचायती राज व्यवस्थाओं से रिलेटेड, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और पिछली क्लासेज में भी हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं। तो उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जो भी पंचायती राज व्यवस्था की बात किस भाग में की गई है संविधान के, तो ये है भाग 9। तो भाग 9 इज रिलेटेड टू पंचायती राज व्यवस्था। तो इसके अलावा बात करें अगर हम आर्टिकल्स की, तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आर्टिकल 40 में पंचायती राज की बात की गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसका किस प्रकार से गठन होना चाहिए, किस प्रकार से उसका जो भी कार्य है, उन सभी की बात आपको मिलेगी आर्टिकल 234 में, यानी आर्टिकल 234 में पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। तो ये सभी आर्टिकल और साथ ही साथ किस भाग में बात की गई है पंचायती राज व्यवस्था की, तो वो है भाग 9। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए, दहेज से रिलेटेड यानी दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया, तो ये ईयर था हमारा 1961। तो 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए, यूरिया जो बेसिकली जिसका हम यूज करते हैं अपने खेतों में, उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, तो ये नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है, क्योंकि जब नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा होगी तो वो मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होगी। तो इसीलिए हम यूरिया का आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे बात की जा रही है, जो यूरिया है इसको अमोनिया और किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए, जो अमोनिया होती है या NH3 जिसे हम कहते हैं, तो इसमें देखिए पहले से ही नाइट्रोजन है, जो कि इम्पोर्टेंट है मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। तो उसके अलावा अमोनिया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो अमोनिया और CO2 की अभिक्रिया द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाता है यूरिया को, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उर्वरक के रूप में, नाइट्रोजन आधारित उर्वरक के रूप में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सोना और तांबा डैश और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सोना है और तांबा है ये यानी किस बैंगनी के साथ और किस प्रकार के प्रकाश को अवशोषित करते हैं जिससे ये पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नीले कलर का। तो जो सोना और तांबा होते हैं ये नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और फिर यहाँ पर पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर नीला, यानी कि ब्लू। अगला क्वेश्चन है, भाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, एक न्यू टाइप की फिर आप
केव देखने को यहाँ पर मिल रही हैं, क्योंकि बेसिकली हम पढ़ते हैं जो हमारी फेमस केव हैं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, ये सब कहाँ स्थित हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो भाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो ये आपकी स्थित हैं महाराष्ट्र में। उसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही अजंता व एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, जो कि क्या हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत भी हम इनको पढ़ते हैं। उसके अलावा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपकी स्थित हैं एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और ये भी हमारी WHS हैं, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं, साथ ही साथ भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ पर पाषाण युग के जो भी अवशेष हैं, चट्टानें हैं, वो पाई गई हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं आपकी वहाँ से संबंधित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी हमारी फेमस केव्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो वर्तमान तक की अगर हम बात करें 2022 भी आप ले सकते हैं, तो इन चारों नाम में कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा दी है एज अ प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ही हमारा ऑप्शन आता है जो कि है जवाहरलाल नेहरू, और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तभी ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। वैसे तो ये तब अंतरिम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, बट जब 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो फिर ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहलाए। तो उसके अलावा जब बात करें अगर हम जवाहरलाल नेहरू की, तो 1947 से 1964 तक, यानी लगभग आप कह सकते हैं 18 साल तक सेवा दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इसी के साथ ये लंबे समय तक सेवा देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, साथ ही साथ सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पर्सन्स भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 18 सालों तक लगभग इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर देश की सेवा की, 1947 से 1964 तक। उसके अलावा बात करें अगर हम इंद्र कुमार गुजराल की, तो 1997 से 1998 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके अलावा इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो 2 कार्यकाल में 1966 से 1977 तक पहले ये प्रधानमंत्री रहीं, और फिर 98 से 1984 तक प्रधानमंत्री रहे, और 1984 में इनकी हत्या कर दी जाती है गोली मार कर, और तभी इनका जो कार्यकाल है यानी 5 साल पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गया था। फिर इनके बेटे राजीव गांधी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये इंदिरा गांधी जो कि जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, इनका भी कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है। इधर आप देखेंगे तो 11 ईयर इधर हो गए और 4 ईयर इधर, लगभग 15 सालों तक देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। तो आप डायरेक्ट मत जुड़िएगा, यानी 1966 से अगर 1984 तक आप सीधे जोड़ेंगे तो ये भी आपका 18 ईयर होगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बीच में 3 सालों तक इनका कार्यकाल नहीं रहा है। तो 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक ये देश की प्रधानमंत्री रहे। उसके अलावा बात करें अगर हम वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी की, तो 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे और 2024 तक आगे रहने वाले हैं। तो 10 साल इनके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर एक पंचवर्षीय रहते हैं तो फिर 15 साल ही होंगे, और उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तब फिर ये जो क्वेश्चन है ये बदलेगा, यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर वो सबसे लंबी सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अभी तक जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? यानी झारखंड में खेती के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कुरुआ। तो इसे कहा जाता है कुरुआ, जो कि झारखंड में खेती का एक आदिम रूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन की एक शैली है? तो देखिए एक क्वेश्चन हमको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है, या तो वो फोक डांस से रिलेटेड होगा, या तो वो शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड होगा, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड होगा, या फिर हमारा कोई गीत शैली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है हर एक शिफ्ट के अंदर। जब हम कई सारे क्वेश्चंस हमने देखे इनसे रिलेटेड अलग अलग प्रदेशों के जो यानी कि
नृत्य थे, लोक नृत्य, और उसके साथ ही साथ जो भी शास्त्रीय नृत्य थे उनके बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पर आपसे बात की जा रही है उड़ीसा में प्रचलित एक गाथा गीत गायन की शैली की। तो यहाँ पर 10 कथिया एक गाथा गीत गायन की शैली है जो कि उड़ीसा में प्रचलित है। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, 10 कथिया गाथा गीत गायन शैली। अगला क्वेश्चन है 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। तो आपसे उस पर्टिकुलर अधिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कहाँ पर वो अधिवेशन हुआ था जब जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। तो देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक तरफ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं सभी बनने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सबसे पहले 1885 में स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। और इसके जो फाउंडर रहे वो रहे ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज थे। और इनको अध्यक्ष बनाने का, यानी इनको फाउंडर बनाने का एक कारण भी था, और उस सिद्धांत को भारतीय इतिहास में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों यानी अंग्रेज ही थे ये, और इसीलिए इनको फाउंडर बनाया गया। क्योंकि जब ये फाउंडर रहेंगे, एक अंग्रेज फाउंडर रहेंगे, तो फिर अंग्रेजों को शक नहीं होगा कि ये जो संस्था बनी है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है, ये अंग्रेजों के हिसाब से ही चलेगी, ना कि ये स्वतंत्रता की मांग करने लगेगी। इसलिए इस सिद्धांत को अपनाया गया और एक अंग्रेज को ही वहाँ पर फाउंडर बनाया गया, और एक अंग्रेज अध्यक्ष भी यहाँ पर जॉर्ज यूले रहे। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि एकमात्र अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो यहाँ पर नाम आता है जॉर्ज यूले का, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे 1988 में, यानी कांग्रेस की स्थापना के 3 साल बाद ही 1888 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ उसमें जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो जॉर्ज यूले का नाम आपको याद रखना है। फाउंडर ए.ओ. ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी वहाँ पर अध्यक्ष बने जब इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी। उसके अलावा बात करें अगर हम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे। उसके अलावा महिला अध्यक्ष में अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको इसी क्रम में अच्छी तरीके से याद रखने। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो कि एज इट इज पूछे गए CGL 2021-22 एग्ज़ाम के अंदर, और ये हमारा सेट नंबर 6 था। इसी प्रकार से हम 21 सेट्स कवर करने वाले हैं, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए इंपॉर्टेंट 10 to 12 क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।